कहाँ पे? इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हैदराबाद के मक्का मस्जिद के आरोपियों को बरी करने के मामले में। एनआईए सबूत पेश नहीं कर पाया, गवाह मुकर गए। आखिर 9 लोगों की जो मौत हुई है उनका गुनहगार कौन है? घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एजेंसियों का काम यही है कि अगर घटना हुई है, लोग मरे हैं, तो कोई तो उसका अपराधी होगा। या सलमान खान के हिरन की तरह हिरन को वापस बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि वास्तव में यही सलमान था जिसने गोली चलाई थी। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि हमारे यहां न्याय का जो सिस्टम है, न्याय सबूत पे चलता है, लेकिन एजेंसियों को काम है कि सबूत जुटा सके, और सबूत जुटेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के उस द्वार तक हम उस मुजरिम को पहुंचा पाएंगे जिससे हिंदुस्तान जवाब मांगना चाहता है। और वही हुआ कि एनआईए सबूत पेश नहीं कर पा रहा, गवाह मुकर गए, 11 साल तक ट्रायल चलता रहा। बड़ी अजीब हालात कही जा सकते हैं इसे। और आज भी एक ही सवाल खड़ा है कि हैदराबाद के मक्का मस्जिद, जिसमें 18 मई 2007 को ब्लास्ट हुआ, उसका गुनहगार कौन है? सिंह साहब के पास में ब्रेक से पहले था। सिंह साहब, आखिर कोई भी पूछ सकता है, ये तो ब्लाइंड मर्डर हो गया कि लाश मिली थी जिसका हत्यारा कोई नहीं मिला। बिल्कुल सही है, आप योगेंद्र जी सही बात कह रहे हैं कि जब 9 लोग जो बम ब्लास्ट में मारे गए, 58 लोग घायल हुए और उनके हत्यारों का हम पता नहीं लगा सके। इतना बड़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमने खड़ा कर रखा है, इतनी बड़ी एजेंसियां हमने बना रखी है, उन पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, इतने लोगों को उसके साथ जोड़ रखा है। देश की सारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां वो उनके साथ जुड़ी हुई है, और उनका इस तरह का लचर निर्णय मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक हमारी व्यवस्था के लिए एक, मैं तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस अगर एनआईए का अगर इसको कहा जाए तो 2 स्टेज है इसके। पहली स्टेज ये है कि जैसे राजनीतिक वाद विवाद चल रहा है, वो एक कह रहे हैं कि साहब इनको गलत फंसाया गया, तो इसका मतलब गलत फंसाया गया था तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो देश की सर्वोच्च एजेंसी जिसके ऊपर पूरा देश भरोसा कर रहा है, वो अगर गलत फंसा रही है तो वो भी गलत है। अभी सरकार बैठी, वो इसका भंडाफोड़ करना चाहिए कि आखिर उन्होंने उस समय कौन कौन अधिकारी थे जिन्होंने इनको गलत फंसाया। इस बात का डिस्क्लोजर होना चाहिए। बिल्कुल। आज की जो सरकार में बैठे लोग हैं, हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को पूरे देश को बतावे कि ये लोग गलत, ये निर्दोष थे और इनको गलत तरीके से फंसाया गया, और इनके गंभीर मामलों में भी राजनीति की गई और इनको गलत फंसाया गया, तो उन अधिकारियों को जेलों में डालना चाहिए। इसमें किस बात का समझौता किया जाए, या खाली केवल इनको बरी करा के और आप उसकी अपील भी नहीं करेंगे और उसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, तो इससे पूरा देश है, पूरी व्यवस्था के ऊपर मखौल उड़ाएगा, हास्यास्पद स्थिति होगी कि आखिर हम आतंकवाद के बारे में भी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी छोटा सा सवाल है। मैं आप दोनों से एक मेरा छोटा सवाल होगा। एक सवाल मैं जैन साहब से लेना चाहूंगा। जैन साहब, जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं सीबीआई और एनआईए की, क्यों इस भ्रम को पाल करके हिंदुस्तान के लोग एक इंसाफ के लिए भ्रम पाल करके रखते हैं कि सीबीआई से जांच करवा दीजिए, एनआईए से जांच के साथ न्याय मिल जाएगा? मुझे लगता है कि लोकल पुलिस को ज्यादा में मजबूती के साथ देखना चाहिए। ये तो सब लोकल पुलिस भी कर सकती है जांच। ये निश्चित है कि बार बार ये डिमांड होती है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, एनआईए से कराई जाए, और ये भी बात सही है कि सीबीआई के पास जो साधन है, जो संसाधन है, जो इक्विपमेंट्स है, वो स्थानीय पुलिस के पास नहीं है। हालांकि स्थानीय पुलिस भी कई मामलों में बहुत सक्षम है एसओजी के। अगर उनको वो संसाधन, वो फैसिलिटीज दी जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर है। क्या जो भी ये ज्यादातर जो मांग उठती है सीबीआई से या एनआई की, उसके पीछे भी राजनीतिक कारण होते हैं। ये मान के मांग की जाती है कि स्थानीय पुलिस है तो ये इन्फ्लुएंस में होगी, लोकल इन्फ्लुएंस में होगी। उस टाइम आदमी को यही नहीं दिखता कि जो सीबीआई और एनआई है, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही कह चुकी है कि ये तोता है, पिंजरे में बंद तोता है। ये वो अभी आप देखो ना, अभी लेटेस्ट जो केसेस चल रहे हैं उन्हीं में देखो आप सीबीआई की भूमिका, कि जो उन्नाव वाला जो केस था वो तो सीबीआई को देने के लिए तैयार है और सीबीआई ने ले लिया, एक्शन ले लिया। कठुआ वाला मामला है वो सीबीआई को देने को तैयार नहीं है। तो ये क्या बात है? मतलब आप वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको सीबीआई को नहीं देना चाह रही। पूरे देश भर में इतना बड़ा बखेड़ा हो गया और उसके बाद इतना घिनौना कृत्य है। तो सीबीआई के बारे में और एनआईए के बारे में हम जो जिस तरह का हमारा परसेप्शन है, जिस तरह से जनता के अंदर उसका एक बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, वो वास्तव में धीरे धीरे लोगों के दिमाग में उसमें काफी
वो नुकसान हो रहा है उसकी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जब इतना भारी भरकम बजट इन पे खर्च किया जाता है जैन साहब, तो क्या वास्तव में स्थानीय पुलिस को मजबूत की जाए, उनके पास में वो संसाधन दिए जाए, तो क्या नहीं हो सकता ऐसा? निश्चित रूप से अगर स्थानीय पुलिस मजबूत होगी तो न केवल इन्वेस्टिगेशन होगा बल्कि कन्विक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रखने वाली, फर्स्ट हैंड सबूत इकट्ठा स्थानीय पुलिस ही कर सकती है। सीबीआई और एनआईए बहुत देर बाद आती है और तब तक सबूतों के साथ काफी छेड़छाड़ हो जाती है। अगर पुलिस इतनी मजबूत हो, पुलिस इंडिपेंडेंट हो, पुलिस ईमानदार हो, या मैं उल्टा बोल गया, सबसे पहले कहना चाहिए था कि पुलिस ईमानदार हो, मजबूत हो और इंडिपेंडेंट हो, तो निश्चित रूप से जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं जहां कहा जा सकता है कि यू कैन ब्राइब प्राइम मिनिस्टर पर यू कैन नॉट ब्राइब ए कांस्टेबल, अगर वो इमेज हिंदुस्तान की पुलिस की हो जाए या वो बात हो जाए तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या आज जो रोज ये डिस्कशन इक्विटल होते हैं ये अपने आप खत्म होने की कगार पर आ जाए। हमसे तो अच्छी ये जो नए नए पैदा हुए मुस्लिम कंट्रीज हैं यूएई जैसे, पर जहां पर कम से कम पुलिस इतनी इंडिपेंडेंट और फ्री तो है कि वो किसी भी क्रिमिनल को छोड़ती नहीं और किसी भी क्राइम को बच के नहीं जाने देती। बिल्कुल। तो सिंह साहब, आपका लंबाई का एक्सपीरियंस रहा है कि वास्तव में आने वाले वक्त में सीबीआई और एनआईए की साख पे तो खड़ा होने ही लग गया है, तो क्यों इतना भारी भरकम इन पर बजट खड़ा किया जाए, बजट खर्च किया जाए? उस बजट को अगर ट्रांसफर करके आप स्टेट पुलिस को देंगे, आप उसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो मुझे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं शायद इनकी नियत नहीं होगी कि सीबीआई और एनआईए को खत्म किया जाए या उन्हें कमजोर किया जाए। वजह साफ है कि पता नहीं किस दिन हमारे हाथ में वो लगाम घोड़ी की होगी, केंद्र में बैठेंगे और उसको अपने तरीके से यूज करेंगे। महज एक ही मकसद रहेगा बस सीबीआई के लिए सरकारों का। योगेंद्र जी देखो, दरअसल में क्या है कि जो एनआईए का गठन किया गया था वो तो एक ये ब्लास्ट के और इनके बाद ही किया गया, उसके बाद किया गया था। उसका जो उद्देश्य था उसके पीछे ये था कि देश के विभिन्न राज्यों में जो भी आतंकवादी घटनाएं होती है उनमें क्या परस्पर आपस में किस प्रकार का लिंक है, किस तरह के उन क्रिमिनल्स का आपस में कनेक्शंस है और उनकी क्या समानताएं हैं, उनमें जिस तरह के विस्फोटक उपयोग में किए जा रहे हैं उन पे किस तरह का आईडीज यूज की जा रही है, उसमें क्या उनका नेटवर्क है, क्या उनके पीछे रिसोर्सेज हैं, किस तरह के क्रिमिनल्स हैं, उनको विदेशों से क्या सहायता मिल रही है, उन सबको एक एजेंसी के नीचे लाने का उनका मकसद था। कारण क्या, जो लोकल पुलिस होती है उसके रिसोर्सेज कम होते हैं और वो केवल अपने लोकल लेवल पे ही उस इन्वेस्टिगेशन को कर सकती है। जैसे यही प्रकरण था, ये हैदराबाद की पुलिस होती तो केवल हैदराबाद तक की इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी, पर यह मामला 4 और जगह से जुड़ा हुआ था, मालेगांव से भी जुड़ा हुआ था, आपके अजमेर और आगे समझौता एक्सप्रेस से भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा भी और भी आतंकवादी जो घटनाएं जैसे सीरियल बम ब्लास्ट वगैरह दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, जयपुर वगैरह जो भी हुए, तो मकसद सरकार का ये था या व्यवस्था का मकसद ये था कि ये सब जब एक एजेंसी के नीचे अगर जांच होगी तो इनके आपस में जो लिंक्स होंगे उनका हमको जानकारी मिलेगी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने में हमारे को एक सुविधा होगी, हम उनको एक तरीके से पूरा सबको एक्सपोज कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, उनके रिसोर्सेज को रोक पाएंगे। पर हुआ उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह एनआईए खुद पॉलिटिकल एजेंसी बन गई और पॉलिटिकल जो सोच था उसके आधार पे वो कार्रवाई करने लगी। जो दुर्भाग्य, वो एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जब उस पॉलिटिकल सोच से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश की जनता हमको माफ नहीं करेगी। क्या अब इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी आतंकवादी छूट रहे हैं, और अगर छूट रहे हैं तो दोनों बातें साफ होनी चाहिए। अगर गलत किया है तो अभी की सरकार का ये दायित्व बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश को स्पष्ट करे कि ये लोग शामिल थे, ये राजनेता शामिल थे, ये अधिकारी शामिल थे, इन्होंने इनको नाजायज रूप से फंसाया और इनके खिलाफ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तब तो ये स्पष्ट होगा कि वास्तव में इसका पॉलिटिकल यूज किया गया था। वरना अगर इस तरह से खाली इसी एजेंसी के द्वारा कोई की गई इन्वेस्टिगेशन और उसमें बरी हो रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कम से कम उन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, अपील भी होनी चाहिए। आज से चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, मेरा सवाल आप ध्यान से सुनिए कि इस केस के जो इसमें बरी किए गए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है आम हिंदुस्तानी को। साजिश मैं इस वजह से कह रहा हूं कि संदेह या तो पूर्ववर्ती सरकार ने गलत फंसाया या वर्तमान सरकार ने एजेंसी को अपने प्रभाव के जरिए उन लोगों को बरी करा दिया। हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि जब घटना भी हुई है, लोग भी मरे हैं, आपके पास में
सबूत जिसका जिक्र किया कि एनआईए ने सबूत इकट्ठे किए और ये लोग आरोपी हैं, तो क्या माना जाए, इसके क्या वास्तव में खुलासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसका? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। अगर कहीं कोई चीजें लगती है और कहीं कोई बातें आती हैं, जिस असीमानंद जी की जो बात कर रहे हैं, असीमानंद जी अजमेर से, हैदराबाद से और समझौता एक्सप्रेस 3 जगह से उनके नाम जो जुड़े हुए हैं। अजमेर के अंदर उसी केस के अंदर वहां पे कुछ लोगों को सजा होती है और कुछ लोग बरी हो जाते हैं। इसका मतलब वो घटना में कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए थे। दूसरा, जो जैन साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने जैसे बताया कि जब उन्हें जमानत मिली, जमानत के अंदर अभियोजन पक्ष के जो अटॉर्नी जनरल है, अगर वो वहां पे पैरवी करने के लिए नहीं है तो इसकी मंशा क्या हो सकती है? आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की जो राष्ट्र की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अगर उसका केस कहीं पे डिफीट करता है तो राष्ट्र के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनका जो चरमपंथी संगठन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? बरी हो जाना या नहीं हो जाना, क्या यहां पे जो गवाह जिस बार बार करेंगे होस्टाइल हो गए, तो गवाह जो होस्टाइल हुए क्या उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया है? जहां पे जो उनका दूसरे जो है अभियोजन जो पक्ष है, वहां पे उनके बयानों के ऊपर वहां पे उनकी चर्चा हुई है। अगर यहां पे सरकार को आज ये कहना चाहिए, सरकार को ये लेके जाना चाहिए कि निश्चित रूप से हम इसके आगे अपील करेंगे। इसी देश के अंदर, इसी मुल्क के अंदर जब विशेष अदालत के जज की हत्या कर दी जाती है और उस हत्या की अपील नहीं होती, जब उसके अभिभावक, उसके परिजन जब चाहते हैं, उसकी नहीं होती। इसी देश के अंदर जो सीबीआई को तोता कर रही थी जो सुप्रीम कोर्ट, आज उसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जो सीजीआई के बाद में जो वरिष्ठ जो जज हैं, वो उनकी तमाम कार्यशैली पे जब प्रश्न उठाते हैं तो आखिर देश की दिशा क्या है, ये देश का हर नागरिक जानना चाहता है। और आप जैसे जो चैनल है उनकी भी बात बन जाता है, क्योंकि आज आप चौथे स्तंभ है, चौथे स्तंभ की भूमिका किस तरीके से लेके जाएंगे, आज इस कंक्लूड आप किस जगह पे करेंगे? क्या एजेंसी से ज्यादा स्वाभिमान किसी चरमपंथी संगठन का है या राष्ट्र की जो एजेंसी है उसके लिए है? क्या सरकार ये आज कहेगी कि हम इसके आगे अपील लेके जाएंगे? ये कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं जहां पे डिसीजन हो गया उसके बाद में कहीं पे कोई न्यायिक प्रक्रिया में हमें जाने का नहीं है। आखिर किसी के बरी होने का इतना बड़ा जश्न क्यों, जहां पे अभियोजन पक्ष वहां पे जब उनकी जमानत होती है तब वहां पे पेश नहीं होता है? चले, मैं पारिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिम्मेदारी सरकार की है, रूलिंग पार्टी है, और राष्ट्रीय जो एजेंसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, उनके अधीन है। ये बात सही है कि हमें मुल्क को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को या संगठन विशेष को नहीं। अमेरिका का हमें ख्याल आता है कि अमेरिका में जब हमले हुए थे तो उसके बाद आज तक उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के साथ कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ऐसा क्यों है कि हमारे यहां पे कुछ भी करने को तैयार है? हमारे लिए मुझे लगता है कि देश पहले है। अभी संबित पात्रा जी का मैं बयान पढ़ रहा था कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि इसी तरह से जब भगवा आतंकवाद और सब चीजें कही गई थी और आज ये असीमानंद बरी हो गए हैं। यहां सवाल यह है कि एनआईए से पूछा जाना चाहिए वर्तमान सरकार को कि अगर ये निर्दोष थे तो आपने किसके कहने पे इन्हें फंसाया? तब पात्रा साहब अगर खुलासा करें तो मुझे लगता है या राजनाथ सिंह जी खुलासा करें या देश के रक्षा मंत्री खुलासा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार को यह बताना चाहिए कि वास्तव में अगर ये आरोपी तो छूट कैसे गए, ये तो एजेंसी से पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी से नहीं। अगर राहुल गांधी या उनकी पूर्ववर्ती सरकार किसी साजिश के जरिए अगर इन लोगों को फंसाया तो आपकी एजेंसी है, उसकी जांच होनी चाहिए। पूछा जाना चाहिए एनआईए से कि आपने इनका नाम शामिल कैसे किया, किस बिहाफ पे किया। सिर्फ ये नहीं है कि असीमानंद छूट गए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा का तो आप पहले वो चीजें तो सामने लेकर के आइए देश के, कि राहुल गांधी के कहने से मामले दर्ज हुए थे, कि सोनिया गांधी के कहने से दर्ज हुए थे, कि चिदंबरम ने साजिश रची थी। ये तो वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। आपके पास सारी एजेंसी है, या फिर नहीं है तो उन एजेंसी से पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान की इस तरह से जो सिक्योरिटी उसके साथ में समझौता क्यों किया गया है, क्या वास्तव में सरकार ये सब कुछ कर पाएगी? सवाल है ये सरकार के लिए। इसमें योगेंद्र जी सबसे बड़ी बात, अगर इनको झूठा फंसाया गया इसका मतलब असली मुलजिम कौन है? असली मुलजिम कौन थे? फिर इसका मतलब असली मुलजिमों को छोड़ा गया है, तो ये बात भी सामने आनी चाहिए जी। तो असली मुलजिमों को भी छोड़ा गया है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये, अगर ये गलत थे मुलजिम तो असली मुलजिम कौन थे फिर? अब सरकार को पता लगाना चाहिए इसमें। वही कह रहा हूं कि चले राहुल गांधी माफी मांगे नहीं मांगे अलग सवाल है। मैं तो कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के हाथ में सब कुछ है, जांच एजेंसीज उनकी है, वो जांच करवा सकते हैं। अगर ये भविष्य के गर्भ में केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा बना करके रख दिया कि देखिए इस तरह से संघ के कार्यकर्ताओं पे सवाल खड़े किए गए थे
तो मुझे लगता है कि आम हिंदुस्तानी तो कोई नहीं पचा पाएगा इस बात को। कहीं ना कहीं साजिश जरूर रची गई है, तो छोड़ने में साजिश रची गई है, या उस वक्त की जो सरकार थी उसने इनको फंसाने में साजिश रची है, या तो एनआईए खुलासा करे या वर्तमान सरकार खुलासा करे। पारिक साहब, देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। निश्चित जांच का विषय है कि जो लोग आज बरी हुए हैं और वे सब लोग जिनको फंसाया गया था, ये निश्चित जांच का विषय कि क्यों फंसाया गया, किसने फंसाया, और एनआईए या सीबीआई या वर्तमान पुलिस किसकी जांच इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको जबरदस्ती फंसाया गया, ये जांच का विषय आवश्यक रूप से है। आपका बड़ा प्रश्न, निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही बनती है कि इस बात की जांच करे। लेकिन जहां तक प्रश्न इस बात का है कि यदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने लगातार अपना काम किया और वह चार्जशीट 2010 में पेश हुई थी, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 के लगभग बनती है, तो 7 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ट्रायल चलता है, इसके अलावा कोई जांच का विषय जैसा विषय वहां पर नहीं होता। तो जांच का जितना भी कार्य प्रणाली थी, मैं समझता हूं कि 2007 से लेकर 2010 से लेकर के 2013 तक के बीच का दरमियान का जो कालखंड था उसमें हो गई थी। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया ये बोल रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ, बीच में प्लीज, मैं आप पूरा डिस्टर्ब नहीं किया। 2010 में सीबीआई चार्जशीट पेश की, 2011 में आपने ट्रांसफर की बात की, उसके कालखंड के बाद आपकी लगातार सरकार रहती है। आपने क्या जांच की, क्या जांच नहीं की, किस आधार केस बनाए, तथ्यों के साथ किसने छेड़छाड़ की या नहीं की, ये सब एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन आज न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि कुछ चिदंबरम जी रहे हो चाहे राहुल गांधी रहे हो, इन सब लोगों ने मिलकर संघ के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश रची थी। साजिश का आज पर्दाफाश हुआ है और निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जिस तरीके से बिल्कुल न्यायालय का निर्णय आया है, आज असमान जी बरी हुए, इस बात को पूर्णतः कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया, हिंदू आतंकवाद की परिभाषा करने का प्रयास किया और हिंदू को आतंकवादी बनाने का उस सब की प्रयास कांग्रेस के लोगों ने किया। इस बात को साबित करता है मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस के लोगों ने किया और हिंदू आतंकवाद की बात इस देश में मुस्लिमों को वोट बताने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन हमने कभी भी आतंकवाद की चेहरे की बात नहीं की। हमने कहा कि आतंकवाद का चेहरा नहीं होता, आतंकवाद होता है, आतंकवाद काला चेहरा है। इसलिए कहते हैं हिंदू आतंकवाद के माध्यम से इस देश के हिंदुओं का संघ के लिए हिंदुओं को वो राष्ट्र की इतनी बड़ी एजेंसी को नकारा घोषित कर देती है। इससे बड़ा इस मुल्क के लिए कोई दुर्भाग्य। चौधरी जी बोल रहे, चौधरी डिस्टर्ब नहीं किया, चौधरी बोले फिर मैं बोल लूंगा अपनी बात को। चलिए, मैं तो लक्ष्मीकांत जी इतनी सी बात में जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इससे पर्दा उठना चाहिए कि नहीं। एनआईए तो इस वक्त सरकार के पास में है और स्थायी एजेंसी है, ये नहीं है कि सरकार तो आती है जाती है। कम से कम अगर वास्तव में हमारे यहाँ पे अगर ये ट्रेंड चलना शुरू हुआ और हम जिस ट्रैक पे चढ़ गए, तो जिस तरह से अभी कहा कि हम सीरिया और पाकिस्तान की ओर चले जाएंगे, मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ अच्छे मोदी जी ने संबंध बनाए हैं, सिक्योरिटी को फॉलो करना चाहिए। अगर इन लोगों का हाथ है तो इसकी अपील होनी चाहिए, नहीं तो एनआईए से पूछना चाहिए कि आपको साजिश किसने रची थी, कैसे अरेस्ट हुए ये लोग। मुझे लगता है कि ये देश जानना चाहता है, सरकार की जिम्मेदारी है इस वक्त। तो अगर किसी ने साजिश रची है तो उसका पर्दाफाश करिए। और देखिए, ये बात अगर आज कहना, ये पॉलिटिकल बयान हो सकता है कि पूर्ववर्ती सरकार को माफी मांगनी चाहिए, असीमानंद जी बरी हो चुके हैं। हाँ, हिंदुस्तान इस बात को नहीं पचा सकता। मैं लक्ष्मीकांत जी एक बात कहना चाहूंगा, माफ करिएगा, एक बार हमारे साथ पुलिस नहीं, योगेंद्र जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने तत्कालिक समय पर भारतीय जनता राय से उसको बदनाम करने की कोशिश की। देखिए, इस देश के अंदर कई बार संगठन पर सवाल खड़े किए, 47 के अंदर हो चाहे उसके बाद की घटनाक्रम लगातार हो, चाहे संघ पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, राष्ट्रीय संगठन पर खड़ा करने का विषय कांग्रेस ने खड़ा किया। भगवा आतंकवाद इस देश में बता दिया, भगवा आतंकवाद कभी हिंदू आतंकवाद इस शब्द का प्रयोग कांग्रेस साबित क्या करना चाहती थी। लक्ष्मीकांत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि जब गृह मंत्री थे मिस्टर चिदंबरम, उन्होंने अगस्त 2010 में अधिकारियों को संबोधित करते हुए, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि देश में चरमपंथी ताकतें आतंक का रूप ले रही हैं। वो गृह मंत्री था। अगर आज राजनाथ सिंह ये बात कहते हैं कि सेवा दल के खेमे आतंक का रंग चढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इस देश को यकीन करना चाहिए, देश का गृह मंत्री जो बात कह रहा है ये पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये चुनी सरकार का बयान है। सर, आप में सुनिए बात, ये अगर आप ये बयान कह रहे हैं कि नहीं ये तो पॉलिटिकल बयान है, तो मुझे लगता है इस देश का तो फिर तो क्या सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं, अगर चुनी हुई सरकारें झूठे आंकड़े पेश करके अगर जवाब देने लगेगी तो ये लोकतंत्र में पब्लिक यकीन किस पे करेगी। 2009 में जो राहुल गांधी का वही 2010 में चिदंबरम ने दोहराया। भगवा आतंकवाद का नाम राहुल गांधी 2009 में दे देते हैं।
तो 2010 में चिदंबरम उसी बात को कहते हैं, शिंदे उसी बात को कहते हैं। आखिर देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर प्रश्न खड़ा करना, उनकी संस्कृति को तोड़ना, उनकी संस्कृति पर प्रश्न खड़ा करना, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, इस्लाम कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्रिश्चियन कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने गुनाह किया ये कह करके, हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आपकी सरकार मई 2014 में बनी थी, उस ब्लास्ट के 7 साल बाद बन गई थी आपकी सरकार। मोदी साहब शपथ ले चुके थे। क्या जांच एजेंसी आप एनआईए के माध्यम से पूछा जाना नहीं उचित समझा कि वास्तव में इसकी हकीकत क्या है? उस वक्त तो सारे फैक्ट्स देखे जा सकते थे। पीएमओ ने कई फाइलों को जब सर्च किया है, जब ये मैं इस वजह से कह रहा हूं दावे के साथ में, नरेंद्र मोदी साहब का स्पीच सुनिए, कहां का, बाड़मेर का, कि मेरे को इतना तो वक्त सिर्फ फाइलों को देखने में लग गया। तो क्या ये फाइल नहीं देखी गई कि वास्तव में 4 जगह के ब्लास्ट में संघ के कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया? इसकी हकीकत क्या है? एनआईए के ऑफिसर से मीटिंग नहीं ली गई? काउंटर टेररिज्म में कॉन्फ्रेंस हम कराते हैं, वहां जाने की फुर्सत आपके नेताओं को, मंत्रियों को मिलती है, इतनी फुर्सत किसी को नहीं मिली कि एनआईए की रिपोर्ट को सर्च करना चाहिए? कहीं साजिश से संघ के कार्यकर्ताओं को तो नहीं फंसाया गया है? अगर आज आप ये बात करें, महज एक पॉलिटिकल बयान है, इस पर यकीन कोई नहीं करेगा। आज आपकी एजेंसी है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, बताया जाना चाहिए। कोर्ट ने बरी कर दिया, कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया है कि ब्लास्ट नहीं हुआ था, लोग नहीं मरे थे। आज भी कोर्ट में स्टैंड कर रहा है। कोर्ट हमारा सबूतों पे चलता है, सबूतें उपलब्ध कराना सरकारों का काम है, एजेंसी सरकार की होती है। अगर वही उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो न्यायपालिका मक्का मस्जिद के बाहर तो जाकर के अपना तंबू लगा नहीं सकती कि हम देखते हैं कि कैसे ब्लास्ट हुआ था। यह तो सरकारों का काम है, और सरकारों को चाहिए कि वास्तव में एनआईए ने किसके कहने पे असीमानंद सहित उन लोगों को फंसाया, अगर निर्दोष हैं तो यह पूछा जाना चाहिए। उसके बाद अगर गृह मंत्री अगर सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि इसकी हकीकत यह है, तो मुझे लगता है कि खुशी की बात होगी। मैच एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है संबित पात्रा का, लेकिन एक देश की सरकार का बयान मुझे लगता है कि सरकार को बताना चाहिए कि अगर असीमानंद आरोपी हैं तो अपील कहां कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो हकीकत बतानी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, इस न्यायालय के निर्णय की समीक्षा चल रही है। आप न्यायालय का निर्णय कुछ घंटों पहले हुआ है, एक बड़ा फैसला है, फैसले के बाद में इसके कई तथ्य उठेंगे, कूद जाती है तुरंत आने। जब अगर फैक्ट्स नहीं होते हैं तो संबित पात्रा साहब किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार को माफी मांगनी चाहिए? दो बातें नहीं हो सकती सर। या तो उस फैसले पे यकीन करना चाहिए कि जो कह दिया बिल्कुल फाइनल है, फिर हम समीक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, एनआईए ने किस समय किस जांच रिपोर्ट में किस प्रकार की प्रथम दृष्टया जब रिपोर्ट तात्कालिक पुलिस करती है, उसके पश्चात सीबीआई करती है, उसी प्रकार एनआईए करती है। किन तथ्यों पर, किन चीजों के आधार पर किस तरीके से लोगों को फंसाएगा, एक जांच का विषय है। और निश्चित रूप से फैसला आने दीजिए, फैसले का इंतजार कीजिए। लिखित में फैसला जब सबके सामने होगा, उस फैसले को पढ़ने बाद समीक्षा होगी, और बड़ी समीक्षा बाद तथ्य सामने निकल गए। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न तो इस बात का पैदा होता कि जिस प्रकार से संघ के कार्यकर्ताओं को लगातार जोड़कर टारगेट बना करके, संघ को टारगेट बनाकर जिस प्रकार हिंदू आतंकवाद का इस देश में नाम दिया गया, उससे जनभावनाएं, कुल जनभावनाओं पर आघात पहुंचा, हिंदू पर जनभावनाओं में आघात पहुंचा है। कभी भी किसी व्यक्ति ने, मैं नहीं सुना कि मैंने जब देखा सोनिया गांधी बाटल एनकाउंटर पर अपने आंसू बहा रही होती है, तो आज निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न इस बात वैसे देखिए लक्ष्मीकांत जी, हिंदू आतंकवाद किसी ने नहीं कहा है, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया है, भगवा आतंकवाद का प्रयोग शब्द किया। बात सही है कि तीन लोगों ने कहा है, हमारे पास में इसका रिकॉर्ड है। जब जयपुर के ही बिरला ऑडिटोरियम में मिस्टर शिंदे ने बयान दिया था, और जिसपे दिग्विजय सिंह ने ठप्पा भी लगाया था, उस वक्त भी कहा गया था। लेकिन द्विवेदी ने इस बात को लेकर के कहा है कि यूपीए चेयरपर्सन, उनका बयान है कि इनके निजी बयान हो सकते हैं। अगर गृहमंत्री का बयान निजी बयान हो गया, आप सुनेंगे, आप सुन रहे, इससे पहले रिएक्शन दे रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। अगर उस वक्त का देश का गृहमंत्री भी अगर निजी बयान देने हुए होता है तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनी सरकार का गृहमंत्री अगर ये कहे, और उस सरकार पार्टी के अगर नेता ये बात कहने लगे कि ये तो उनका निजी बयान है, निजी बयान नहीं हो सकता। मिस्टर शिंदे वो उस वक्त के गृह मंत्री थे, और वो सार्वजनिक बयान सरकार का बयान माना जाना चाहिए, कैसे कहा जा सकता है? हम तो उस वक्त भी इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे कि शिंदे का कोई निजी बयान नहीं हो सकता। निजी बयान है तो आप महज एक सुशील कुमार शिंदे के नाते कहिए, गृह मंत्री के नाते क्यों इस बात का बयान दे रहे हैं? दिग्विजय सिंह का निजी बयान हो सकता है, लेकिन शिंदे का बयान कोट करने वाला है। अगर पुलिस ऑफिसर्स के मीटिंग के अंदर चिदंबरम बयान दे रहे हैं तो देश की सरकार का बयान है, हम इसे खारिज नहीं कर सकते। लक्ष्मीकांत पारिक साहब, वही बात आज मैं कह रहा हूं कि सरकार को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि क्या वास्तव में, मैं तो बार बार एक ही बात कहना चाहूंगा कि असीमानंद को या जो और आरोपी हैं उनको फंसाया गया, और अगर नहीं फंसाया गया तो क्या सरकार वास्तव में क्या एक्शन लेगी? ये केवल ऐसा नहीं है कि पटरियां उखाड़ दी थी या रास्ते रोक गए थे और उसके बाद में पॉलिटिकल मामले इनको विड्रॉ कर लो। मुझे लगता है इस देश की जनता जानना चाहती है कि ब्लास्ट के पीछे क्या है। फिर तो ये होगा कि
किसी व्यक्ति को अगर जेलों में भर दिया गया है तो जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा होना शुरू होगा। ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। इस वजह से मैं जानना चाह रहा हूं कि सरकार को खुद को चाहिए, आप पार्टी के अधिकृत देखिए योगेंद्र जी, इसमें एक बड़ी प्रश्न खड़ा होता है कि जांच एजेंसी किस दिशा में जांच की, जांच एजेंसी किसी कहने से जांच की या किसी आदमी फंसाने की दिशा में जांच की, और जिसके कारण असली मुजरिम क्या छूट गए, ये निश्चित रूप से बड़ी जांच का विषय है। बिल्कुल वही हम चाह रहे हैं, घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम तो हुआ है, और घटनाक्रम पर 9 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, तो निश्चित रूप से इसके आरोपी छूट गए, ये जांच का विषय। कौन लोग इसके पीछे दोषी थे, ये बड़ी जांच का विषय। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन जो प्रथम दस्ता है, पहले दिन स्थानीय पुलिस, उसके बाद में सीबीआई, उसके बाद एनआईए, जिन्होंने पहली बार से जांच रिपोर्ट को तलवार किया, वे जाकर इन्वेस्टिगेशन में किस जांच को किस दिशा में बदला और किसके कहने से बदला, ये निश्चित बड़ा जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी भी है, इसका खुलासा होना चाहिए। सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि देखे, एक बड़ा सवाल है, बेशक मक्का मस्जिद में 11 साल का समय निकल गया हो, लोग मर गए, जिनके परिजन हैं उन्हीं के जहन में सवाल गूंज रहा होगा, हम लोग कोसों दूर बैठ करके इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे सैंपल पे चर्चा कर रहे हैं कि देश की दिशा क्या होगी, खासकर सिक्योरिटी के मामले में। मैं वो जानना चाह रहा हूं, कम समय है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखो साहब, सरकार को का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि 2007 से लेकर 2017 तक असीम आनंद और उनके साथ के 5 मुलजिम जेल में बंद रहे, वो निर्दोष बंद रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये पूरे देश को बताए कि कौन से षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो दोषी है तो एनआईए की एजेंसी के कौन कौन अधिकारी थे जिन्होंने ये लचर इन्वेस्टिगेशन किया, सबूत इकट्ठे नहीं किए, बिना सबूतों के ये चालान पेश किया, और ऐसी कौन सी प्रोसिक्यूशन की एजेंसियां थी जिसमें ऐसे कौन कौन अधिकारी या अधिवक्ता थे जिनकी कॉन्स्पिरेसी से ये पूरा केस बरी हुआ। ये अब जांच के 3 विषय। बिल्कुल, चलिए 30 सेकंड का वक्त है। मैं जैन साहब आपके पास में जाना चाहूंगा कि सरकार का क्या कदम होना चाहिए, क्योंकि न्याय, जो लोग मरे हैं उन्हीं के साथ इस देश भी न्याय की मांग कर रहा है कि घटना हुई है और गुनहगार बच रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में संविधान रूल ऑफ लॉ की अवधारणा देता है, रूल ऑफ पार्टी की अवधारणा नहीं देता। दूसरी बात है कि न्याय न केवल होना चाहिए, पर यह दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। इस मामले में न्याय होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि अगर आपने किसी को निर्दोष मानकर बरी किया था तो वहां ये स्थिति भी आती है कि कौन दोषी है, दोषी कौन है, और जिन लोगों की वजह से बरी हुआ उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रोसिक्यूशन ने प्रपोज की और कोर्ट ने आरंभ की कि इन्होंने गवाह बयान बदले, इसलिए ये बरी हुए, तो इनके खिलाफ झूठे मुकदमे की कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये कोई भी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि जहां सरकार बदलती है अभियोजक बदल जाते हैं, जहां सरकार बदलती ही मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, गंभीर से गंभीर अपराधों के मामले में वापस ले लिए जाते हैं। हम सिर्फ ये करते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहां भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे चलिए, बस बड़ा सवाल यही है कि असीम आनंद बरी हो गए, उनके साथी बरी हो गए, लेकिन क्या साजिश के जरिए उन्हें फंसाया गया था या बाद में छोड़ने के लिए उन्हें साजिश रची गई है? साजिश कहीं ना कहीं रची गई है, और अगर रची गई है तो इसका खुलासा होना चाहिए। सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त है कि वास्तव में अगर बेगुनाहों को जेल में ठूसा गया तो आखिर क्यों, किसके कहने पर, और अगर बरी कर दिया गया तो आखिर गुनहगार कौन है? यह मुझे लगता है वर्तमान सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका खुलासा किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।